स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ मास्टर पर। लास्ट सेशन हम लोगों ने जो कंडक्ट किया था उसमें हमने ज्योमेट्री के कुछ सवालों की प्रैक्टिस की थी। ऐसे सवाल जो एसएससी ने पिछले 3-4 साल के टाइम पीरियड में आपसे आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे। उन सवालों को डिस्कस करने के पीछे की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो यार देखो वो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि उन सवालों के माध्यम से कई और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भी और कुछ डायरेक्ट अप्रोचेस भी आपको सिखाने का पर्पस है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सेशन है, ये जो क्वेश्चंस के डिस्कशन है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में। आज भी हम लोग उसी तरीके के डिस्कशन का सेकंड पार्ट कंडक्ट करने वाले हैं। आज हम लोग और ज्योमेट्री के कुछ और सवालों पर चर्चा करेंगे, कई और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे समझेंगे। ठीक है। इसके साथ ही अगर इनकेस आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के या किसी टॉपिक को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स ओपन है। आप उस पर अपना जो भी सजेशन है वो ड्रॉप कर सकते हो। डेफिनेटली आपके सजेशन को कंसिडर किया जाएगा। अभी जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है ये सीजीएल सीएचएसएल 2023 को ध्यान में रख के चलाई जा रही है। तो इस प्रैक्टिस में सबसे पहले जो हमने टारगेट किया वो टारगेट किया एडवांस मैथमेटिक्स के पार्ट को, जिसमें आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की पहले प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ बीच में आपको कुछ यूजफुल कॉन्सेप्ट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनके भी पे आप अपनी कैलकुलेशन को, आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए चैनल पर अवेलेबल हैं, आप इनके साथ में जुड़े रहिए और इनका भरपूर फायदा उठाते रहिए। बाकी शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आज आपके लिए कुछ ये रहा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री में। त्रिभुज एबीसी में ए आपको दे रखा है, बाइसेक्टर है, बीसी पर बिंदु डी पर मिल रहा है। अब बाइसेक्टर इसका मतलब एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम लगने के चांसेस है। तो एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, मैंने देखो एक कल होमवर्क दिया था, है ना, कि भाई जब भी आप सेशन अटेंड कर रहे हो, अटेंड करने से 15 मिनट पहले सारे थ्योरम्स एक बार पढ़ के आना है। बस पढ़ के आ जाइए। फिर क्या होता है जब हम उन्हें सवाल में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एकदम चीजें कनेक्ट करती है और फिर वो दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि हमेशा पढ़ के, और ये सिर्फ आज के लिए नहीं होमवर्क है, ये हर ज्योमेट्री की क्लास के लिए होमवर्क है कि जब भी ज्योमेट्री की क्लास चल रही है सारी थ्योरम्स एक बार पढ़ के आ जाइएगा। तो जितने भी बच्चों का ये ज्योमेट्री सबसे टफ टॉपिक बना हुआ है उतना ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा। देखो एक दिन में नहीं बनेगा, बट इतना जरूर पता है कि कुछ ही दिन में जरूर बन जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता जा रहा हूं बस आप वैसे करते जाइएगा। ठीक है। चलिए भाई, तो सवाल आपको दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में ए का एंगुलर बाइसेक्टर आपसे ड्रॉ करवाना है। तो ये हमने त्रिभुज बनाया एबीसी, एबीसी ये हो गया। हमने ए का एंगुलर बाइसेक्टर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया और ये कहां पर मिल रहा है, डी बिंदु पर मिल रहा है। कुछ ये बातचीत रही। अब इसके बाद में आगे डाटा इन्होंने यूज किया है आपके सामने, ए बी इज इक्वल टू 9.6। अब देखो कल हमने एक चर्चा करी थी कि यार पॉइंट को अगर हम साइड कर सके तो काम नहीं बन सकता है हमारा। भाई यहां पर भी 9.6 है, यहां पर 11.2 है, यहां पर 4.8। अब भूल जाओ ना पॉइंट को, यार काम बन जाएगा अपना आसानी से। राइट। तो मैं क्या करता हूं यार, पॉइंट को कर दे रहा हूं गायब, मैंने कर दिया 96। AC इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 112 कर दिया यहां पर। इसके बाद में BD इज इक्वल टू मैंने कर दिया 48। बात समझ में आई। आपसे पूछा गया त्रिभुज ABC का परिमाप, आपसे पूछा गया पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आपसे पूछा गया। तो यार यहां पर हमने एक चीज सीख रखी है, एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम में ये होता है कि इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो कैसा होता है, बराबर हो जाता है। राइट। एंगुलर बाइसेक्टर में आपने यही तो सीखा है कि इन दोनों साइड का जो रेशियो रहेगा ना मेरे भाई, ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा हमेशा। तो यार अगर यहां से मैं देखूं तो हमारे पास दिख रहा है 48 दूना 96। क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, 48 दूना 96। तो मतलब 96 का आधा किया तो 48 ही आया। तो उसी तरीके से 112 का आधा करेंगे तो 56 इधर पर आ जाएगा, बात खत्म। तो कई बार डीसी की लंबाई ही पूछ देते हैं, कई बार बीसी की लंबाई पूछ देता है, फाइंड आउट कर लिया। अब डेसिमल को आंसर में लगा लेंगे अपन लोग। राइट। तो अब आपसे कहेगा पेरीमीटर तो हर एक साइड का योग कर दीजिए। तो अगर हम टोटल कर रहे हैं यहां से मेरे भाई, तो देखो 6 और 6 12 8 20 और 2 22, हासिल 2 बन गया। राइट। 5 4 9 9 18 और 2 20 और 1 21 बन गया,
हासिल 2 और 312 और एक अंक बाद वाला दशमलव याद रखिएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा मेरे भाई 31.2। यही इस सवाल का आंसर है। सीखने को यहां से क्या मिला? एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम दो तरीके की होती है। ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है, ये दिखाई पड़ रही है इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। एक एक्सटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम भी होती है, उस पर भी सवाल आता है। तो चलो भाई दोनों थ्योरम से एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई कैसे सीन बनता है। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। अच्छा, इसमें क्या रहेगा आपके पास में? जो ट्रायंगल रहेगा उसका इंटीरियर एंगल आपको बाइसेक्ट करना रहेगा। समझ लीजिएगा, एक ही बार में समझा दूंगा, दोनों चीजें आ जाएंगी। मैंने ये आपको थ्योरम बना, ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा यार ये वाला जो लाइन है ये इस एंगल ए को ब्रेक कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा यार, होता क्या है, जिस एंगल को हमने ब्रेक किया उससे कनेक्टेड दोनों साइड का रेशियो, फिर से समझो, जिस एंगल ए को हमने ब्रेक किया उससे कनेक्टेड दोनों साइड कौन कौन सी है? ए बी और ए सी है। तो यहां से आपके पास आ गया ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? तो यार ये जो एंगुलर बाइसेक्टर है ये कहां पर मीट कर रहा है? बोले सर डी पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो मेरे भाई डी से बी के तक जाइएगा और डी से ही सी तक जाइए, मतलब जहां पर मीट कर रहा है उस पॉइंट से डिस्टेंस आपकी नापी जाती है। तो ए बी के पैरेलल में जाएगा डी बी और उसी तरीके से AC के पैरेलल में जाएगा DC। तो ये होता है आपका इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहां पर मैंने आपको क्या चीज समझाई कि यार ये जो डिस्टेंस आपको नापनी है कहां से नापने का मौका मिलेगा? बोले सर जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहा होगा ना ट्रायंगल की साइड को एंगुलर बाइसेक्टर, हम उस पॉइंट से नापेंगे। बस यही चीज आपको सिखानी थी। अब इसी से रिलेट करके हम लोग अपना एक्सटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम सीखते हैं, राइट। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा यार, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा आप समझ पाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये आपका ट्रायंगल हो गया और ये मैंने इसका एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर दिया, राइट। ये आपका त्रिभुज हो गया, मैं नाम दे दे रहा हूं इसके ए बी और सी। और अब क्या हुआ यार, अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? इसका हमने ये एक्सटीरियर एंगल ब्रेक किया, ये आपका एंगुलर बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये यहां नहीं मिलेगा, ये कहां मिलेगा? ये आगे जाकर के यहां पर मिल रहा है, ये इस पॉइंट पर जाकर के यहां पर मिल रहा है। ये वाला पॉइंट मैंने सपोज कर दो दे दिया डी, ये वाला पॉइंट डी दे दिया, या फिर जो भी नाम आपको रखना अच्छा लगे वो आप नाम रख लीजिए, मैंने पी रख लिया, ठीक है। अब क्या किया जाए, जो एंगल आपने बाइसेक्ट किया है उस एंगल से कनेक्टेड लाइन कौन कौन सी? ए बी और ए सी है। तो यहां से मेरे भाई ए बी अपॉन ए सी, यहां से ए बी और ए सी का जो रेशियो रहेगा, अब पहले बी से मीटिंग पॉइंट देखो, तो बी से मीटिंग पॉइंट कितनी दूर है? बीपी। और फिर दूसरा सी से मीटिंग पॉइंट देखिएगा सीपी। ये रेशियो बनता है, जहां पर मीट कर रहा है वहां से देखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां पर डी पर मीट कर रहा है तो डी से लंबाई नापेंगे, यहां पर पी पर मीट कर रहा है तो पी से लंबाई मापेंगे। ये आपकी इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, ये है आपकी एक्सटीरियर, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बेसिकली रेशियो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, सवाल को कोशिश ये करो कि यार जो आपका फिगर है सवाल का उसको दिमाग में ड्रॉ करने की कोशिश करो। अगर दिमाग में ड्रॉ हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर कॉपी पेन पे कर लेना, ये आपकी स्पीड बढ़ाएगा, है ना। और फिगर के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं तो सवाल तो फिर लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो इन्होंने बोला ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी दे रखा है, वृत्त के बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा ए बी को आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिल रही है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए यार कैसे करना है। इसमें आपको कई चीजें सिखाऊंगा। ये हमने बनाया एक ए बी व्यास, सी पर एक स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ की, राइट। सॉरी सी पॉइंट ये है, सी पर हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की जो डायमीटर को आगे बढ़ाने पर पी पॉइंट पर मिल रही है। ए पी सी दैट इज इक्वल टू 38। ये वाला एंगल आपसे पूछा गया 38 डिग्री है, ये वाला दे रखा है 38, और आपसे पूछा है पीसीबी, पीसीबी ये वाला एंगल वो जानना चाह रहे हैं कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करके बताइएगा। अब जरा देखिएगा यार, इस सवाल को मैं मेरे हिसाब से थोड़ा सा देर में सॉल्व करता हूं, पहले कुछ चीजें रिवाइज करवा देते हैं, कुछ चीजें समझा देता हूं, सिखा देता हूं, फिर चीजें डिस्कस करने में मजा आएगा आपको। देखो कौन कौन सी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया था ना, डायरेक्ट अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच पे सवाल आपके कई आ रहे हैं। तो यार डायरेक्ट अप्रोच सीखो जरा इस सवाल की। इस सवाल से रिलेटेड लगभग आपको 4 से 5 डायरेक्ट अप्रोचेस मिलेंगी, उन सभी को यूज करना। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है मेरे भाई, अगर अपन यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का सीन बनता है। ये वाली साइड होगी P, ये पॉइंट P हो गया, ये मैंने मान लिया X और ये हो गया Y, ये सेंटर होता है। आप इसे मिला देते हो, यही करते हो ना आप। अगर गौर से देखो कि बस यार ये सेंटर लाइन इधर मिला दी गई और नीचे वाली लाइन हटा दी गई, आपका पुराना फिगर तैयार है ये वाला। ये देखो कि बस ये सेंटर वाली लाइन को हमने यहां तक ले आए हम, और नीचे वाली लाइन हमने हटा दी, यही तो फिगर चल रहा है। तो इसका मतलब इस वाले सवाल में जो डायरेक्ट अप्रोच आपको सिखाने वाला वो यहां पर भी आप सीखोगे। अच्छा, अब यहाँ की जो डायरेक्ट अप्रोच है वो क्या क्या है वो समझिएगा। पहली चीज हमें पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा, इधर पे ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास जो दो त्रिभुज बन के आ रहे हैं ओ एक्स पी ओ वाई पी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सर्वांग सम त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यार बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, हमें पता है। ये कॉमन है और ये रेडियस है, तो तीनों भुजाएं बराबर है, एस 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 थ्योरम। ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? बोले सर ये इसे बराबर बराबर एंगल में बांट देगी। अगर मैं बोलूं एंगल एक्स पी वाई दैट इज इक्वल टू, मैंने मान लिया 2 थीटा, ये एंगल मैंने मान लिया 2 थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे भाई थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। अब देखो आपसे वो पूछते क्या क्या है। अगर मैं यार यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरीके से, ये वही लाइन, तो अब अपने पास ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो ये दोनों सर्वांग सम है। इधर पे ये दोनों सर्वांग सम है, दैट मींस ये इसे आधा आधा बांटेगा। दूसरा ये 90 डिग्री पर बांटेगा। बोले गुरु 90 डिग्री पर काहे बांटेगा? हमने कहा यार ये रेडियस से इधर पे चल, राइट, यहां पर भी आपकी सिमिलरिटी वर्क कर जाएगी। ठीक है, सॉरी सर्वांग समता। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब बराबर हो गया। अब देखो आपसे एग्जाम में पूछता है दो सवाल, आपसे एग्जाम में पूछता है दो सवाल जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट में ध्यान रखने हैं। एक आपसे यार ये वाला एंगल बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है ये वाला एंगल, कि भैया ये वाला एंगल बता दो कितना होगा। पूछा है आपसे, कई बार पूछा है, मैंने डायरेक्ट अप्रोच भी सिखाई है उसकी, कि अगर ये एंगल यहां पर ये इतना थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुरु? यही समझना है। डायरेक्ट अप्रोच तो पता कर लेनी, ये तो अपन लगाएंगे एग्जाम में, लेकिन आई कैसे है ये तो समझना है ना, कि ये कैसे आया। तो देखो समझ लो क्या कर रहे हैं हमें, हमारा फोकस रहेगा यहां पर। बात को जरा समझिएगा यार, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? चूंकि ये 90 है तो ये वाला 90 माइनस थीटा। अब ये अगर 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। हिसाब समझ गए ना? आपको दिमाग में डायरेक्ट अप्रोच रखना है, थीटा ये तो थीटा ये हो जाएगा। अब एक दूसरा सवाल और आपसे पूछा जाता है, आपसे एक दूसरा सवाल और पूछ दिया जाता है। वो सवाल कुछ ये रहता है कि भाई हमें ये वाला एंगल भी बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, ये मजेदार सवाल है। बस ये और पता कर लो, काम बन गया आपका, काम खत्म है ना। तो अब यार ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्या तरीका रहेगा यहां तक पहुंचने का? जब कुछ नहीं आ रहा हो तो बेसिक थ्योरम्स लगाओ। मैंने हमेशा बोला है फिगर अगर बना लिया है तो अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बेसिक थ्योरम्स लगा दो, सबसे छोटी वाली थ्योरम्स लगा दो, तब भी तुम्हारा सवाल लग जाएगा, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे सवाल को। अब देखो कैसे करना है, समझो बात को यार। मैं अगर देखूं यार ये एंगल मेरा कितना है? 90 माइनस थीटा है ना, बोलो हाँ या ना। ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा है। अगर मैं देखूं यार ये रेडियस है हमारी और ये भी पूरी रेडियस है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए इस ट्रायंगल में देखने की। मैं कह रहा हूं कि तुम यार सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो और कुछ देखो ही मत। अगर यहां देख रहे हो तो यार ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा, और ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि ये वाला जो एंगल है ना मेरे भाई, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। बोले हाँ हो जाएंगे। मैंने कहा कितने हो जाएंगे? बोले रुको, 180 माइनस और ये हो जाएगा 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, ये आ जाएगा। ये तो हो गया दो एंगल के बराबर, तो बाई 2 कर दीजिएगा। तो इसका मतलब ये आया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बाई 2। मैंने कहा फिर से क्लियर करो, तो बोले सर क्लियर ये है कि 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। मैंने कहा अच्छा 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 है? बोला हाँ। कौन सा एंगल? बोले सर ये वाला एंगल। मैंने कहा गुड, इसका मतलब जो ये रिक्वायर्ड एंगल है
अब आप मेरे भाई समझो यार, ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है, इसमें से ये वाला एंगल हो गया 45 प्लस थीटा बाई 2। इसका मतलब 90 में से घटाए तो ये एंगल कितना आएगा? बोले सर ये एंगल आएगा 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। इसे आप एक डायरेक्ट रिजल्ट के तरीके से दिमाग में रखिएगा हमेशा। एसएससी इस पर सवाल पूछ रहा है। जैसे ये वाला एंगल थीटा आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये वाला एंगल 45 माइनस थीटा बाई 2 होगा। हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट है। इस पर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के अगर पन्ने पलटोगे ना, तो सिर्फ इन्हीं दोनों डायरेक्ट रिजल्ट पे आपको एटलीस्ट 20 से 22 सवाल मिल जाएंगे कम से कम। ज्यादा की गारंटी नहीं दे रहा हूं, इतने से कम तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर आपके दिमाग में डायरेक्ट रिजल्ट है तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे होगे। अब अगर आपके दिमाग में ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको दे रखा है ये वाला गुरु एंगल 38, तो ये वाला एंगल कितना होगा? आपके दिमाग में सिर्फ इतना आना चाहिए, बोले सर जी 45 माइनस 38/2। 38/2 मतलब 19 घटा दो 45 में से, आंसर 26 डिग्री, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये अप्रोच है। लग गया सवाल? सिर्फ इतना करने की आपको जरूरत है। राइट? क्लियर हो गया सभी को? ओके, चलिए भाई, तो अब बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर यहीं पर एक सवाल वो ये भी पूछ सकते हैं ना कुछ इस तरीके से करके कि भाई ये एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा हमने यहां से ड्रॉ कर दी ये वाली, और हम जानना चाह रहे ये वाला एंगल बताइए। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये अगर 38 है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 38 डिग्री। ये दोनों एंगल सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं इस केस पे। तो तैयार रहिएगा, ये डायरेक्ट अप्रोच अपनी प्रैक्टिस में ले आना, बड़े काम की चीजें हैं, है ना? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बाकी ये जो भी मैं सिखा रहा हूं इनके नोट्स बनाते जाना, ये आप ही के लिए है। ओके, पड़ोसी नहीं आएंगे। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, ये तो यार अल्टरनेट एंगल थ्योरम है, ये तो आप आसानी से कर पाओगे, इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है। अगर एग्जाम में एसएससी ने पूछते टाइम पे फिगर दे दिया, समझ लो फ्री के नंबर लूट लेना। बड़ा आसान सवाल फिर पूछता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृति में एमएन जो है वो केंद्र ओ वाले वृत्त पर बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा हमने खींची है, टेंजेंट ड्रॉ की है। बीसी आपका डायमीटर है, व्यास है। ए बी सी इज इक्वल टू 42। ए बी सी ये वाला एंगल दे रखा है मेरे भाई तुम्हें 42 डिग्री। तो आपसे पूछा गया एम ए बी की वैल्यू बताइए, आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, फाइंड आउट कर पाओगे? अब यहां पर कौन कौन सी थ्योरम लगी? बोले सर जी एक थ्योरम तो ये लग गई कि अगर बीसी व्यास है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। राइट? ये 90 डिग्री गुरु, ये 42 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 48 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 48 डिग्री हो गया। अब बोले अब सर एकांतर कोण थ्योरम लगाएंगे। एकांतर कोण थ्योरम में ये वाला एंगल बराबर होता है दूर के एंगल के, मतलब ये आंसर हो जाएगा 48 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया है। राइट? तो ऑप्शन यहां से एक करेक्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस का मजा रहता है जब आप चीजें को पढ़ के आते हो ना, जैसे मैंने होमवर्क दिया था, जब आप पढ़ के आए हो तभी तो आपको मजा आ रहा है सवाल लगाने में। स्पीड के साथ में अपन डिस्कशन करते जा रहे हैं और हर एक चीज आपको क्लियर भी हो रही है। अच्छा, ये सवाल जो भी चल रही है मेंस प्री के चल रहे हैं, अभी जब हम और आगे जाएंगे ना इसमें, अच्छा आज तो प्री वाले ही डिस्कशन होंगे, मेंस वाले भी मैंने डाले हुए हैं, मेंस वाले भी डाले, 2022 वाले भी रखे हैं मैंने। ठीक है, तो सारे सवालों पर चर्चा कर लेंगे, जो जो सवाल आपके लिए काम के रहेंगे उन सब पर। अब इस कॉन्सेप्ट पर हमने कितनी चर्चा की है, और सबसे मजेदार बात यह है कल जो हमने सेशन लिया था सेम वैल्यू के साथ में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगर आपको याद हो। मैंने वैल्यू पुट करके सवाल सॉल्व कर लिया था, सेम वैल्यू। आप देख सकते हो कि बिल्कुल रिपीट हो जाते हैं चीजें, और कई बार ऐसा भी हो 2021 जो सवाल पूछा वो 2022 में भी पूछ दिया। कई बार ऐसा हो रखा है कि सीएचएसएल के मेंस में कोई सवाल सपोज करो पूछ दिया, वही सवाल हो सकता है कि आपके सीजीएल के प्री के पेपर में रखा हो, विथ सेम वैल्यू हो। थोड़ा बहुत हो सकता है वैल्यू चेंज करें, कई सवालों में तो पूरी की पूरी वैल्यू सेम आ जाती है। राइट? तो इन चीजों को यार देखो पकड़ा करो, ये आपके समझदार होने की निशानी है। अगर तुम इन्हें नहीं पकड़ रहे हो, तुम किसी दूसरे को भरोसे बैठे हो कि नहीं अगर उसने कहा तो हम कर लेंगे, तो फिर तो यार रहने दो, फिर तो आप भेड़ चाल चल रहे हो, है ना? तो ये अपने नजरिए में लाओ, है ना? एडवांस बनो यार थोड़ा। एक व्रत की दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी आपको दे रखा है, ए बी और सी डी, और ये कहां पर? बिंदु पी पर मिल रही है। ओके, अब क्या हुआ यहां से? इसका डाटा दे रखा है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 1 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो याद आ गया
6 इंटू 5 30 हुआ था, तो मैंने 10 तिहाई 30 किया था। इसका मतलब ये वाला जो आंसर है, ये वाली जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। 10 तिहाई 30, 6 पंचे 30, राइट। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया कल वाली नॉलेज से। अच्छा, बाकी थ्योरम इसकी बताई थी मैंने, सारे स्पेशल केसेस भी बता दिए थे, एक एक्स्ट्रा केस बताया था जिसमें सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। तो ये चीजें आपके दिमाग में कल वाली हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो कल वाली वीडियो देख लेना, जाके प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया पी ए की लंबाई का 50% बताइए। तो गुरु पी ए की लंबाई कितनी है, पी ए हो गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, अगर इसके 50% की बात करें तो आंसर 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट है। लग गया सवाल आपको? सर जी पिछले सवाल में तो आंसर 3 आया था, तो वहां पे पूछा भी तो बीपी था, इस वाले सवाल में आंसर 5 आया। क्यों? क्योंकि पीए का 50% पूछा है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझिए यार, समबाहु त्रिभुज है, याद करो मैंने एक ज्योमेट्री की क्लास ली थी शायद आज से 2 दिन पहले, है ना। और उस क्लास में मैंने आपको एक बताया था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का स्पेशल फिगर मैंने बताया था कि उसको दिमाग में आप रखिएगा एज अ फॉर्मूला, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अब यार वो जो सवाल मैंने बताया था, वो जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो यही तो था कि एक समबाहु त्रिभुज बनाया था, इसकी हर एक साइड मैंने मानी थी 6 सेंटीमीटर की, ए बी और सी। इसके बाद मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, मैंने बोला था ये परपेंडिकुलर भी है, ये एंगुलर बाइसेक्टर भी है, सब कुछ यही है यार, है ना। और ये वाली 6 सेंटीमीटर थी, तो ये कितनी आई थी, 3√3 आई थी, राइट। अच्छा, फिर ये हो गया था आपका सेंट्रोइड या सरकम सेंटर, इन सेंटर सारे पॉइंट यही होते हैं, तो ये वाला पोर्शन 2√3 हो गया था, ये वाला पोर्शन √3 हो गया था। यही तो सब बातें सिखाई थी आपको, मैंने कहा था इन्हें एज अ फॉर्मूला रखना। अब अगर हम अपने सवाल में देखें, इन्होंने बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब परिकेंद्र जो है वो त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तुम्हारे हिसाब से गुरु कितनी दूरी पर है, √3। तो तुम्हारे हिसाब से जो डिस्टेंस या √3 होनी चाहिए, वो सवाल के अकॉर्डिंग दे रखी है 3.2 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा शीर्ष लंब की लंबाई बताओ, बताओ भाई शीर्ष लंब कितना लंबा है, शीर्ष लंब कितना लंबा है, 3√3 लंबा है। शीर्ष लंब कितना लंबा है, 3√3 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 32 तिहाई 96, 9.6 सेंटीमीटर। लग गया सवाल? बाकी अभी फिगर बनाने में बिजी होंगे, तुम अपना आंसर लगा के निकल जाओ। ये डायरेक्ट अप्रोचेज है। अभी अगर आप पिछले 2-3 दिन के सेशन को ही देखो तो एटलीस्ट लगभग मैं आपको 8 से 10 डायरेक्ट अप्रोचेज सिखा चुका हूं। ऐसी एक डायरेक्ट अप्रोच और आती है, एक अभी अचानक से दिमाग में आई, चलो वो भी बता देता हूं, आप लोगों में से कई लोगों को पता भी होगी, है ना। ये वाली डायरेक्ट अप्रोच आप लोगों को मालूम ही है होगी, और जिन्हें नहीं मालूम है वो नोट कर लेना। इस तरीके से आपको एक फिगर देंगे मेरे भाई, ए बी सी, राइट। और फिर आपसे कहेंगे यहां पर 2 पॉइंट रखेंगे कि एक तो हमने ए से परपेंडिकुलर डाला एम, राइट, और एक हमने एंगल ए का एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया एन, राइट। हमने क्या किया, एंगल ए का एंगुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, दैट इज एन। तो यहां पर मेरे भाई आपसे वो पूछना चाहते हैं इस वाले एंगल को, यहां पर आपसे वो ये वाला एंगल पूछना चाहेंगे कि हमें भाई बताइए एंगल एम ए एन की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली एंगल एम ए एन की वैल्यू क्या होगी, तो आपको यहां पर करना होगा एंगल बी डिफरेंस एंगल सी। डिफरेंस मेरे भाई कभी निगेटिव मत रख देना, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। जो पुराने बच्चे उनको मैंने बताया, ये भी डायरेक्ट अप्रोच का सवाल है कि सवाल दिखाई पड़े सीधे अप्रोच लगाओ, 10 सेकंड में आंसर लेके अगले सवाल पे पहुंचो। ऐसी अप्रोचेस से क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो भी सवाल आ रहे हैं, जितने अप्रोचेस से लगे उन्हें लगाया आपने, वहां से जो टाइम आपने सेव किया उन्हें फिर आप अगले सवालों में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर है 66 डिग्री, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर। अच्छा, आज के सेशन में कुछ मजेदार सवाल भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ सवाल आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, धीमे धीमे लेवल अप करेंगे, मैंने कल ही आपको बोल दिया था। तो ये आपको त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज एबीसी है, ये हो रखा है आपके पास में। ए बराबर आपको दे रखा है इन्होंने 66 डिग्री, ये हो गया 66 डिग्री, ये 66 हो गया। अब बात करते हैं आगे की।
आपको बोला हुआ है कि बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, और वहीं पर दे रखा है सी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, तो सीई परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हो गया, राइट। अच्छा, ये दोनों पी पर कट कर रही मेरे भाई, ये पी पर कट कर रही हैं। आपसे कहा गया एंगल पी बी सी, पी बी सी और एंगल पी सी बी, ओके, के समद्विभाजक क्यू पर कट कर रहे हैं। वाह, क्या सवाल बनाया यार, एग्जामिनर मस्त था ये, जिसने भी ये सवाल बनाया मजेदार सवाल बनाया है। ये एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगल पी बी सी और एंगल पी सी बी के एंगुलर बाइसेक्टर जो एक दूसरे से क्यू पर मिल रहे हैं मेरे भाई। आपसे पूछा गया पी बी क्यू सी की वैल्यू बताइए, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। यहां पर दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, आपको पता भी है, बड़े आसान आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पी पॉइंट क्या है, आप कह सकते हो सर ऑर्थो सेंटर है ना, शीर्ष लंब अगर मिल रहे हैं तो शीर्ष लंब कहां मिलते हैं, ऑर्थो सेंटर पर मिलती है, तो ऑर्थो सेंटर वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, या फिर चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना हो जाता है, 360 डिग्री। अगर मेरे भाई वो 360 हो रहा है तो ये 90, ये 90, 180 निपट गया। इसका मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 होना चाहिए। देखा जाए तो ये आपका चतुर्भुज जो है वो साइक्लिक क्वाड्रेटल भी बन रहा है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी होती है चतुर्भुज आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो यार अगर ये वाला एंगल 66 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 से अगर हमने घटाया तो 114 डिग्री आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये कितना आ जाएगा, 114 डिग्री आ जाएगा। यहां तक ये क्लियर हो गया। अब यार अगर ये 114 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा, सामने का कोण है तो ये भी 114 डिग्री हो जाएगा। इतना हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अगर मैं आपको समझाऊं तो एंगल बीपीसी आपने फाइंड आउट कर लिया है 114 डिग्री। अब मेरे भाई नजर आपकी सिर्फ यहां पर होनी चाहिए, सिर्फ इतने पोर्शन पर नजर रखो, सिर्फ इतने पोर्शन पर। और आप गौर से देखो कि एक त्रिभुज बना रखा है जिसका अपर एंगल आपको दे रखा है 114 डिग्री, एंगुलर बाइसेक्टर क्यू पर मीट कर रहा है। आपसे पूछा गया बी क्यू सी, मतलब 90 डिग्री प्लस पी बाई 2 लगाना है। मजेदार सवाल था ना, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन से यूज हुए, वही सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए जो आपको पहले से आ रहे होते हैं। तो अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूं एंगल बी क्यू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहने वाले हो कि सर 90 डिग्री प्लस पी की वैल्यू 114 डिग्री फाइंड आउट कर लिया है बाई 2, तो 114 का अगर आधा किया तो 57, और 57 जोड़ेंगे तो आंसर 147, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई 147। मजेदार सवाल था, स्टार लगा लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजेदार सवाल है, लेकिन मजेदार सवाल है, इसके साथ साथ मैं आपको अप्रोच समझा दे रहा हूं। अप्रोच क्या रहेगी, देखो यहां पर आपसे पूछा गया कि हमें ट्रेंगल का नेचर फाइंड आउट करके बताओ कि ट्रेंगल किस तरीके का है। देखो ट्रेंगल का नेचर, ट्रेंगल तीन तरीके के रहते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। अब राइट एंगल ट्रेंगल वाला तो लॉजिक आपको पता है, राइट एंगल ट्रेंगल वाला लॉजिक तो आपको पता है। क्यों, क्योंकि ट्रेंगल होता है कुछ इस तरीके वाला, मैंने इसके ट्रिपलेट भी आपको लिखाए हुए थे। ये हो जाता है साइड ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, तो आपको पता है कि ए वर्ग प्लस बी वर्ग इज इक्वल टू सी वर्ग होता है। ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल कहता है। अच्छा अब यहीं पर आ जाइए, बात अगली कर लेते हैं, एक्यूट एंगल की कर लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्रेंगल की अगर हम बात करें, अब यार यहां पर देखो, अगर आप कॉमन सेंस को यूज कर रहे हो, है ना, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड सी है, ये वाली बी मान लिया, तो आप अगर कॉमन सेंस को यूज करो तो ये एक्यूट एंगल बना कब, जब हमने सी को थोड़ा सा छोटा कर दिया, तभी तो बन गया होगा। तो यार अगर हमने सी को छोटा कर दिया तो ये वाली वैल्यू फिर कैसी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, तो फिर ये बराबर होगी क्या, नहीं होगी। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आता है कि अगर ए वर्ग प्लस बी वर्ग बड़ा है सी स्क्वायर से, तो कैसा फिगर बनेगा, बोले सर फिर बनेगा एक्यूट एंगल ट्रेंगल, राइट। और ऐसे ही आपका एक लास्ट रिजल्ट बनता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें मतलब अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, ये कैसा फिगर बनता है, ये कुछ इस तरीके का फिगर बन जाता है।
ये ए ले लो, ये बी ले लो, सी सबसे बड़ी वाली साइड हो जाएगी। तो यहां से फिगर बनता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम छोटा है सी स्क्वायर से, तो हमारे पास निकल के आएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये आपका तरीका होता है फाइंड आउट करने का। तो ये तो देखो यार लॉजिक हो गया है ना, ये थ्योरम हो गई आपकी। लेकिन मैंने क्या बताया कि ज्योमेट्री के कई सवाल आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से डील कर सकते हो। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कैसे करें? जैसे यहां पर इन्होंने दे रखा है 7, 24 और 30 है। साइड क्या दे रखी? 7, 24 और 30। यहां पर ऑब्जर्वेशन दो तरीके के लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? एक तो ऑब्जर्वेशन ये लग सकती है कि यार अगर ये 30 की जगह अगर मैंने 25 कर दिया, तो 7, 24, 25 हमें कुछ ये सिखाता है। बोलो हाँ या ना। 7, 24, 25 होता है ट्रिपलेट मेरे भाई, और ट्रिपलेट मतलब ये 90 डिग्री बनाता है। अब हमें पता है यार ये 7 रखनी है, 24 रखनी, लेकिन इसे 30 बनाना है, क्या करें? बोले और फैलाओ, और फैलाओ तभी तो ये बढ़ेगा, राइट? तो अगर और फैला रहे होगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा होगा। बोलो हाँ या ना। ये 30 बनेगा, ये 24 बनेगा और ये 7 बनेगा। कौन सा त्रिभुज बन गया? बोले सर अधिक कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। बात समझ गए? एक ऑब्जर्वेशन ये लगी, इससे भी खतरनाक ऑब्जर्वेशन और लगाओ। ये तो समझ ही गए होगे आप ऑब्जर्वेशन। अब एक दूसरी ऑब्जर्वेशन लगाओ। यार एक बात बताओ, दोनों भुजाओं, तीनों मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है उसके अलावा दोनों भुजाओं का सम कितना है? 24, 7, 31। 24, 7, 31, यही तो रहा ना। अगर 24 और 7 देख रहे हैं, 31 है, अगली भुजा 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले त्रिभुज कैसे ड्रॉ करोगे? 30 तो ये ड्रॉ कर लिया आपने, बड़ी खुशी की बात, 30 सेंटीमीटर। अब इन दोनों भुजाओं का योग कितना है? बोले सर 31 सेंटीमीटर हो रहा है। ये 31 सेंटीमीटर मेरे भाई, अगर मैं 7 सेंटीमीटर चाप लगाऊं, इधर तो नहीं काटेगा ना कहीं पे, क्योंकि फिर तो ये कॉमन सेंस लगाओ कि यार अगर ये 30 है तो क्या इतना बड़ा सम 31 बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा। 31 का सीन कैसा बन रहा होगा? कॉमन सेंस से लगाओ। बोले सर 30 अगर ये है तो बस हल्का फुल्का अंतर भले ही आ जाए, बस ऐसा कुछ बना सकता है। अब शायद 31 हो सकता है। तो जब ऐसा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो आप, तब भी आपका ट्रायंगल कैसा दिख रहा है? बोले ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो अगर आप इसे ऑब्जर्वेशन से करते हो तब भी आपका सवाल लग जाएगा। बट अगर आप चाहते हो, बोले नहीं गुरुदेव हम तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने वाला तरीका मैंने आपको सिखा ही रखा है कि यहाँ से 7 का वर्ग कितना है? 49, प्लस 24 का वर्ग कितना है? 24 ही है ना, हाँ, 576 है, राइट। अच्छा, इसको अगर टोटल कर रहे हो तो 9, 6, 15 की हासिल 1, 7, 4, 11 और 1, 12, तो ये बन गया 625, राइट। और आपको पता है कि 625 छोटा होता है 30 के वर्ग 900 से। इसका मतलब ए वर्ग प्लस बी वर्ग छोटा हुआ है सी वर्ग से। इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, मर्जी आपकी। बट मैं चाहूंगा कि आप ऑब्जर्वेशन से करो, आप अपना टाइम बचाओ, है ना। थोड़ा सा शार्पनेस आनी चाहिए आपके अंदर। आइए आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मजेदार सवाल है, एक बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, और मोस्ट रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन में से है, मोस्ट रिपीटेड। कल के सेशन में मैंने जो आपसे चर्चा की थी सिमिलरिटी को लेकर के, मैंने कुछ फिगर आपको बताए थे कि एसएससी के फेवरेट फिगर है ना, बहुत पूछता है सवाल उन पे। ये ऐसे ही है। त्रिभुज एबीसी में एक्स और वाई इस तरीके से हमने ए बी और एसी पर लिए हैं कि एक्स वाई बीसी के समांतर हो जाए। बस बाकी कहानी आप लोग समझ पाए होंगे। ये बीसी है, ये एक्स वाई हो गया, ये ए है। अब अगर समांतर, तो आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये समांतर का मतलब क्या हुआ? ये सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर सिमिलर ट्रायंगल में हम देख रहे हैं तो एक्स वाई और बीसी का रेशियो है 2.5:7। अब यार रेशियो ऐसे कौन देता है 2.5:7? 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2। तो क्या हम 5:14 नहीं लिख सकते? इसे 2 से गुणा कर दें। तो हम बोल रहे हैं कि यार एक्स वाई अगर 5 है तो बीसी बराबर कितना है? 14 है, राइट। एक्स वाई बराबर अगर 5 है तो बीसी बराबर कितना है? 14 है। अब इसके बाद आपसे वो एरिया के बारे में बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था 1D फिगर 2D फिगर वाला, जरा एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि आगे अभी आप मेंसुरेशन भी पढ़ोगे इसके बाद, ये सब चीजें वहां पर यूज होती हैं। अच्छा, मैंने क्या समझाया था? देखो, जब भी हम सिमिलरिटी यूज कर रहे हो, ये अप्लाई कब करेंगे? सिमिलरिटी में अप्लाई करेंगे। और सिमिलरिटी में अप्लाई करने के बाद में 1D फिगर मैंने ये समझाया था, ये मेरे वाले यूज है। 1D फिगर का मतलब होता है यूनिट
पावर 1। अगर मैं 2D फिगर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब होता है यूनिट पावर 2। और यहीं पर अगर मैं 3D फिगर की बात कर रहा हूं, तो 3D फिगर क्यूबाइड मत लगाना है ना, ये अलग कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इसका मतलब होता है यूनिट पावर 3। जो भी उनकी यूनिट है, जो भी उनका मात्रक है, उसकी पावर 3। अब ये चीज मैंने क्या समझाई है, अगर सिमिलरिटी है, राइट, सिमिलरिटी लग रही है, उसके बाद अगर 1D फिगर का रेशियो जो भी है, जितनी भी 1D फिगर वैल्यूज होंगी, सबका रेशियो वही चाहिए। अब 1D फिगर मतलब क्या होगा, जैसे यार एक ट्रायंगल पे ही आ जाओ, अगर कोई त्रिभुज है, इसका बेस, इसका बेस रेशियो 5 और 14 का है, तो इसकी इस वाली साइड और बड़े वाले की साइड, इनका रेशियो भी 5 और 14 का ही रहेगा, क्योंकि साइड का रेशियो यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर, पावर कितना है, 1 है, राइट। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं इस पूरे त्रिभुज का और इस बड़े वाले त्रिभुज का, अब पेरीमीटर का भी यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ही होता है, यूनिट 1 ही होता है ना, तो ये भी 1D फिगर है। इसका मतलब पेरीमीटर का भी रेशियो 5:14 ही होगा। अगर मैं बोलूं कि छोटे वाले त्रिभुज की सरकम रेडियस और बड़े वाले त्रिभुज की सरकम रेडियस का रेशियो बताइए, तो यार सरकम रेडियस भी तो यूनिट 1 में ही रिप्रेजेंट करोगे। कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा ना कि एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नहीं देखा होगा ना, 25 सेंटीमीटर ही देखा होगा। तो अगर सेंटीमीटर यूनिट 1 दिखा रहा है पावर को, तो इसका मतलब सरकम रेडियस का रेशियो भी 5 और 14 ही होना है। मैं कहूं माध्यिका की लंबाई बताइए, मतलब माध्यिका का रेशियो बताइए दोनों त्रिभुजों की, वो भी बोले सर 1D फिगर है, 5 और 14 ही होना है। कुछ भी 1D फिगर में आ जाए, मतलब यूनिट पावर 1 हो, इसका मतलब वो 1D फिगर में उसका रेशियो सेम ही रहना है, चाहे वो कुछ भी पूछ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपसे। बात समझ में आई आप सभी को, राइट? अच्छा, अब ऐसे ही अब तुम लोग समझ पाओगे। अब 2D फिगर क्या है, बोले सर जी ऐसा फिगर जिसका जो यूनिट है वो 2 पे पावर हो, मतलब ये हो गया एरिया। ये क्या हो जाएगा, एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा। जब आप 3D उसमें मेंसुरेशन में जाओगे तो वहां पर सरफेस एरिया पूछते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो ये सब क्या है, बोले इन सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर पावर के साथ में। तो ये 2D फिगर है। तो जैसे अगर सिमिलरिटी यूज करी, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अगर बताया कि यार दो गोले हैं, उनकी रेडियस का जो रेशियो है या उनकी डायमीटर का जो रेशियो है, वो रेशियो 3 और 5 का रेशियो है, तो उनका एरिया का अनुपात बताइए। तो फॉर्मूला नहीं लगाना है, बोले 1D फिगर सिमिलरिटी है क्योंकि दोनों गोला है, सिमिलरिटी पहले लगेगी, ये ध्यान रख लेना। सिमिलरिटी लगी, बोले दोनों गोला है। 1D फिगर रेशियो क्या है, रेडियस का या डायमीटर का, बोले सर वो 3 और 5 है। मैंने कहा एरिया का चाहिए ना, वर्ग करो, 9 और 25 खत्म। उनके आयतन का बताओ, बोले क्यूब है। 3D फिगर कौन सा जाएगा, बोले सर वॉल्यूम। 3D फिगर में कौन सा जाएगा, वॉल्यूम। अगर यहीं पर वॉल्यूम का रेशियो पूछ दे तो क्या करेंगे, बोले सर 1 से अगर 3 तक जा रहे हैं तो क्यूब कर दो, 27 और 125 का रेशियो हो जाएगा। समझ गए ना, ये आपका 1D फिगर, 2D फिगर, 3D फिगर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में, और यूज इसी तरीके से रेशियो में ही होता है। अब कई बार आपसे ऐसा बोल देते हैं कि दो गोले हैं, उनका संपूर्ण पृष्ठ जो है, संपूर्ण पृष्ठ का जो रेशियो है, वो रेशियो आपको दे दिया उन्होंने 64 रेशियो 81 का दे दिया, और आपसे कहा इनके वॉल्यूम का रेशियो बताइए। तो आपको पता है कि यार 1D फिगर से अगर 2D फिगर पे आ रहे तो स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर से अगर 1D पे जाना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, 8 और 9। अब यहां से क्यूब पर आना है तो 512 रेशियो 729, ये हो गया इनके वॉल्यूम का अनुपात। लग गया सवाल, इतनी देरी के सवाल लगने वाले हैं मेंसुरेशन में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ गए? तो अब यार यहीं पर आ जाओ। अब हमें दे रखा है छोटे वाले त्रिभुज का बेस 5 है, बड़े वाले त्रिभुज का बेस 14 है। आपसे कहा गया एरिया के बारे में चर्चा की गई, तो इसका मतलब छोटे वाले त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 25, 5 का वर्ग, और बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 196, क्योंकि 2D फिगर है, एरिया मतलब 2D फिगर है। यही तो बात रही। लेकिन यार उनने ये कहा है कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए चतुर्भुज BCYX। BCYX, हमें इसका एरिया बताओ और इसका एरिया, इनका रेशियो चाहिए। तो गुरु देखो पूरे का कितना है, 196 है, और जिसमें से ऊपर वाला कितना है, 25 है। तो अगर पूरे 196 में से 25 घटा दो, 171 इसका एरिया आ जाएगा। लग गया सवाल, यही आंसर हो जाएगा। तो अब इन्होंने पूछा क्या है, पहले इन्होंने क्या रखा है,
इन्होंने पहले क्या रखा है, तो पहले रखा है इन्होंने चतुर्भुज वाला, मतलब 171/25 वो जानना चाह रहे, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। लग गया सवाल, बढ़िया सवाल था एक। और इसके साथ में जो मैंने एक डायरेक्ट अप्रोच सिखाई है 1D फिगर 2D फिगर वाली, इस पर काम करना। जब तुम सवाल लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो देखना कितने सवाल लगते हैं इस अप्रोच के साथ में, बड़ा मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। राइट, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओ केंद्र वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में जीवा ए बी है। अब लघु वृत्तखंड मतलब छोटा वाला पोर्शन। राइट, सवाल बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ये आपके पास सर्किल एक हमने ड्रॉ किया, इसमें ओ केंद्र वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में जीवा ए बी है। ये हमने एक जीवा ए बी ड्रॉ कर दी, ये ए है और ये बी है। और ये छोटे वाले चाप की बात करें, ए बी इज अ कॉर्ड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ, ये आपका सेंटर ओ हो गया। C is a point between A and B on the minor arc। C एक पॉइंट इन्होंने रखा है माइनर आर्क पे, कहीं पर भी ले लो यार, मैंने ये पॉइंट ले लिया C, ये पॉइंट हो गया C। अब आपसे बोला गया द टेंजेंट टू द सर्किल एट A and B मीट एट द पॉइंट D। वाह क्या बात है। राइट, अब इस सवाल को मैं ऐसे नहीं बना रहा यार, मेरा मन नहीं कर रहा है ऐसे लगाने का, मेरा मूड बदल गया। मेरा मूड ऐसा बन गया अब यार, ये हो गया हमारा ए बी। अब तुम समझोगे क्यों मैंने ऐसा किया, तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहां पर कहीं पर भी मैंने पॉइंट ले लेना, ये पॉइंट मैंने ले लिया, कहीं पर भी ले लो, मर्जी तुम्हारी है। इन्होंने बोला है कि यार दो जीवाएं हैं जो वृत्त को स्पर्श रेखाएं बिंदु डी पर मिल रही हैं, तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ की, एक टेंजेंट ये ड्रॉ की, ये टेंजेंट मिल रही है डी पर। राइट, अब इन्होंने आपसे जानना यह चाहे कि अगर एंगल ए सी बी, सी क्या है, सी पॉइंट ये रखा है, अगर मैं ये ए सी बी, ये वाला पॉइंट ए सी बी, राइट, ये दे रखा है आपको 116 डिग्री, 116 डिग्री। राइट, तो आपसे इन्होंने पूछा है ए डी बी की वैल्यू बताइए, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। बड़ा प्यारा सवाल है यार, बहुत मजेदार सवाल है, मजा आएगा यार इसे सॉल्व करने में। आप लोग ट्राई करो यार एक बार वीडियो पॉज करके, है ना, आप भी सीखो यार। अब यार करना क्या है यार, हमें पता है अगर ये 116 है, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ये एक्स, मर्जी मेरी, मैं चाहे जो करूं, कर दी हमने। गौर से देखो यार, चतुर्भुज ए एक्स बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, और साइक्लिक क्वाड्रेटल की खासियत होती है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर यार ये वाला एंगल 116 है, बात को जरा समझिएगा, ये एंगल अगर 116 है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 64 डिग्री। राइट, ये एंगल कितना बनेगा, 64 डिग्री। अच्छा, अगर ये एंगल 64 डिग्री बन गया तो एक काम और कर लो, अब जरा सेंटर से मिलाओ। सेंटर से मिलाया जब ये, तो अब एक थ्योरम ये लगाओ कि एक ही चाप द्वारा परिधि केंद्र पर बना कोण परिधि कोण का दुगुना होता है। तो अगर ये 64 है तो ये कितना हो जाएगा, 128 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद में एक डायरेक्ट अप्रोच, ये देखो फिर से वही सवाल की डायरेक्ट अप्रोच उठा रहा हूं, कहां पे सिखाया मैंने, दिखाता हूं, अरे आ जाओ भाई, ये वाला, ये वाले जो पॉइंट मैंने आपको समझाया था, तो यहां पर जो एक अंदर साइक्लिक क्वाड्रेटल बन रहा है वो तो मैंने बताई था, लेकिन एक अप्रोच यहां पर ये भी है मेरे भाई, जरा ध्यान रखिएगा इस बात का, हमेशा के लिए बता रहा हूं, ये बात हमेशा के लिए बता रहा हूं कि ये वाली जो लाइन है दिख रही है, कतई नहीं दिख रही है यार उसमें, है ना, कलर तो अच्छे अच्छे यार चूज करो, ये दिखेगी, हाँ ये दिख रही है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका क्वाड्रेटल बन रहा है, ये वाला क्वाड्रेटल साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है अपने आप में। ऐसे कैसे साइक्लिक होता है वो भी सिखा दे रहा हूं यार। ये देखो, त्रिज्या स्पर्श रेखा ये वाला एंगल 90, त्रिज्या स्पर्श रेखा ये वाला एंगल 90, आमने सामने के दोनों कोण 180, तो बचे हुए दोनों भी 180, बन गया साइक्लिक। तो ये आपकी डायरेक्ट अप्रोच चल रही है, समझ रहे हो ना, ये डायरेक्ट अप्रोच बड़ी काम आ रही है धीमे धीमे करके। जब हम इतनी सारी डायरेक्ट अप्रोचेस को अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें हमारी बेहतर बन चुकी होती हैं। राइट, अब अगर मैं यहां से देखूं कि अगर गुरु ये 128 हो गया है, और हमें ये मालूम है कि हमारा जो ये वाला क्वाड्रेटल है, ये कैसा क्वाड्रेटल है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है, चक्री चतुर्भुज है, तो अगर ये 128 है तो दूसरे वाले का वैल्यू कितना होगा, 180 में से घटा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 52 डिग्री आंसर आ जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहां से 52 डिग्री, 52 डिग्री आपका आंसर हो जाना है। 180 माइनस 128, यही इस सवाल का उत्तर है।
समझ गए? चलिए भाई, मजेदार सवाल था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी को बिंदु डी पर मिल रहा है। तो यार समद्विभाजक है तो यार ये सिंपल सी चीज है समझने वाली, है ना, कि एंगुलर बाइसेक्टर लगेगी। तो त्रिभुज एबीसी है यार, यहां पर त्रिभुज एबीसी है, कोण बीएसी का समद्विभाजक, एंगल बीएसी का बाइसेक्टर बीसी को डी बिंदु पर इस प्रकार मिल रहा है कि ए बी बराबर दे दिया है तुम्हें 10 सेंटीमीटर, वाह। फिर क्या है, ए सी बराबर दे दिया 15 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे। आगे बी डी बराबर दे दिया 6 सेंटीमीटर। आपसे बीसी की लंबाई पूछिए, बताओ कितना डिफिकल्ट सवाल है, लग जाएगा। क्या दे रखा है, बोले सर यहां से देखे तो 10 और 15 2 और 3 का रेशियो है, तो वैसे ही 2 और 3 का रेशियो बनाने के लिए यहां पर, अब तुम कहोगे ऐसा नहीं हुआ था, तुमने ये बताया था कि इनका इनका रेशियो बराबर होता है। अरे गुरु वो तुम्हें सरल बनाने के लिए बताया था, है ना। उनका भी निकाल लो यार, ये अगर 5 और 3 सॉरी कितना, हाँ 5 और 3 का रेशियो अगर ये बना रहा है तो इधर पे भी 5 और 3 का रेशियो बना लो, ऐसे कर लो यार, जैसे मर्जी तुम्हारी। बेसिकली तो रेशियो रहेगा ना। तो हमारे पास सी डी बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा बीसी की लंबाई बताइए, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 सेंटीमीटर, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना यार, पेपर में जो सवाल आ रहे हैं ना वो बिल्कुल जीरो लेवल के तो नहीं होते हैं, बट थोड़े से मॉडरेट के आसपास जरूर पहुंचते हैं, थोड़ा सा बिलो मॉडरेट होते हैं, कुछ एबव मॉडरेट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि जब हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहे हो और हमारे पास अप्रोचेस भी हों, तो फिर हमें उन सवालों को डिस्कशन करने में, उन्हें सॉल्व करने में एक अलग से कॉन्फिडेंस फील होता है, मजा आता है। फिर लगता है यार ऐसे और सवाल लगवाओ, और सवाल सिखाओ यार, है ना, मजा आ रहा है। ये चीज चलती रहती है कि नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये गलत चीज है ना, ये थैंक यू बोल के यार उदास करता है, राइट। बट फिलहाल आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन लाए थे, तो ये क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए। अब एक काम जरूर करेंगे, कुछ दिनों के बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे, धीमे धीमे चीजें रिदम पे आएंगी। आप लोग ऐसी पढ़ाई करते रहिए, और जब भी कभी कोई भी सेक्शन में या कोई भी कॉन्सेप्ट में कभी भी किसी को समस्या है, आप यार कमेंट में ड्रॉप किया करो, राइट। चीजें बताया करो कि कैसी लगी, वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सारी चीजें किया करो, है ना। तो इससे क्या रहेगा कि आपकी बात हम तक आसानी से इजीली पहुंच पाती है सही तरीके से, तो हम उस हिसाब से फिर अपनी स्ट्रैटेजी को भी प्लान करते हैं। बाकी अभी जो आपके लोगों के लिए मैंने बता रखा है कि सीजीएल सीएचएसएल 2023 के लिए आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चलाएंगी। अभी एडवांस मैथमेटिक्स को टारगेट कर रहे हैं, पहले ज्योमेट्री पे काम करेंगे 3-4 दिन में लगभग 50-60-70 क्वेश्चन लगवाने के बाद फिर मेंसुरेशन पे, इस तरीके से एक एक टॉपिक पे आगे बढ़ा जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो सीरीज है, ये जो लेक्चर्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह रहे हैं। तो इनका बस ऐसे ही आनंद उठाते रहिए। बाकी आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।